सो हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नवंबर 2022 के लास्ट वीक यानी 22 से लेकर और 28 नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स की सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में। फास्ट एंड क्विक रिवीजन होगा, सो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस बात का रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आइए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ड्रोन के माध्यम से पशुओं को टीकाकरण की आपूर्ति की जाएगी और ये अपनी तरह की इस प्रकार की पहली तकनीक होगी और इसकी शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में की गई है। इस क्वेश्चन से मेनली हमको 3 टर्म मिल जाते हैं, एक ड्रोन, दूसरा टीकाकरण और अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर जान लेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले टीकाकरण के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टीकाकरण एक प्रकार का ये सिस्टम है जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट कर देता है, जिससे आप रोग से लड़ने में मजबूत महसूस करते हैं। भारत में टीकाकरण प्रतिवर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है, नेशनल वैक्सीनेशन डे। और टीका की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। ठीक है, दूसरा टर्म ड्रोन था, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ड्रोन से संबंधित कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। पीएम मोदी के द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली से भारत ड्रोन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। ठीक है, भारत का पहला फॉरेंसिक एंड ड्रोन के लिए ड्रोन फॉरेंसिक एंड रिसर्च सेंटर ये केरल में तिरुवनंतपुरम में केरल पुलिस द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, और दून ड्रोन मेला की शुरुआत उत्तराखंड में की गई थी। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल ये ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव भी, मेला भी आयोजित किया गया था और ड्रोन स्कूल भी बनाया जाएगा ये ग्वालियर में। ठीक है ना, तो इतनी बातें यहाँ से। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। राजधानी इसकी ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल बी डी मिश्रा हैं। ठीक है ना, और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित 2 बातें। पीएम मोदी के द्वारा 600 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया था, उसका नाम था कामेंग। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में राज्य का तीसरा एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट, आपने सुना था। ठीक है ना, और ये ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट का 16वां एयरपोर्ट होगा। नेक्स्ट, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन फॉलोअर वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं और इन्होंने ही ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन इंस्टाग्राम है, इस पर 500 मिलियन फॉलोअर प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। तो देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आजकल काफ़ी चर्चे में है। 2 बातें बताता हूँ। अलग अलग 5 विश्व कप में, ठीक है, 2006 से लेकर और लगातार 2022 तक। ठीक है, आप जानते हैं कि प्रति 4 वर्षों में ये विश्व कप आयोजित किया जाता है, फीफा वाला। तो 2006 से लेकर और 2022 तक लगातार अलग अलग 5 विश्व कप में गोल करने वाले ये पहले फुटबॉलर बन गए हैं और इन्होंने हाल ही में ब्रिटेन के मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब को छोड़ने की घोषणा की है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। दूसरा टर्म था इंस्टाग्राम। ठीक है ना, तो देखिए, इंस्टाग्राम एक प्रकार की सोशल मीडिया कंपनी है और जो मेटा यानी फेसबुक आप जान रहे हैं, इसी के द्वारा इंस्टाग्राम का भी अधिग्रहण कर लिया गया। इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में की गई थी। ठीक है ना, नेक्स्ट, भारतीय सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई ड्राइवर कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर होगा लॉन्स नायक मंजू। जिस हेलीकॉप्टर का इन्होंने प्रयोग किया था उसका नाम था ALH ध्रुव और 10,000 फीट की ऊंचाई से इन्होंने छलांग लगाई थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर रक्षा के क्षेत्र में भारत की पहली महिलाओं के बारे में थोड़ी बातें रिलेट कर लेते हैं। देखिए, भारत में चिनूक हेलीकॉप्टर जो अमेरिका से लिए गए हैं, तो चिनूक हेलीकॉप्टर की पहली पायलट के बारे में यदि हम बात करें तो पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर, ये दोनों पहली महिला चिनूक उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी का नाम आपने सुना होगा। ये भारत में पहली महिला फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पायलट हैं। वहीं गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने की बात करें तो सबसे पहली महिला यहाँ पर भावना कांत हैं। शिवांगी सिंह का नाम आप सुने होंगे, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट हैं शिवांगी सिंह। अच्छा, राफेल उड़ाने वाले भारतीय पुरुष पायलट की बात करें
तो पहले भारतीय पुरुष पायलट थे हिलाल अहमद, जम्मू कश्मीर से आते हैं, ठीक है ना। तो इन बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, चैनल पर यदि आपकी पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को सपोर्ट जरूर करें, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नियम के अकॉर्डिंग ये वीडियो 22 से लेकर और 28 नवंबर के बीच होनी चाहिए, लेकिन जो बच रहे हैं 29 और 30, ये 2 दिन जो शेष बच जा रहे हैं, इनके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। सो जाहिर सी बात है, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, तो मैं इन्फॉर्मेशन को थोड़ी शॉर्ट करूँगा। और साथ में ये भी मैं बता दूं कि ये वीडियो अपने टाइम से थोड़ी लेट हो रही है, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी सॉरी बोलूँगा। क्यों लेट हो रही है इसका जिक्र तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वीडियो लेट हो रही है, और इसी की वजह से जो आगे आने वाली जैसे मंथली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है हम लोगों की, अब नवंबर मंथ की जो वीडियो आने वाली है वो भी थोड़ी लेट होगी, तो उन सभी के लिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मैं ओवरऑल सॉरी बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में क्विक स्टडी ऑनलाइन टाइप करके और आसानी से वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, परिवार नियोजन पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किस देश ने एक्सेल अवार्ड जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ने। देखिए, थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इसी में एक्सेल अवार्ड का इकलौता विजेता ये भारत बन गया है। एक्सेल यानी लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग, ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर चूंकि परिवार नियोजन की बात हो रही है, यानी जनसंख्या को लेकर बात हो रही है, मैं आपको बता दूं कि यूएन द्वारा जारी हाल ही में एक पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की गई थी। उसके आधार पर वर्ष 2023 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश अब चीन नहीं, भारत होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जल्द ही दिनों में देखा गया है कि चीन ने अपनी जन्म दर में तेज़ी से गिरावट दर्ज की है, वहीं भारत में थोड़ी ही सही लेकिन तेज़ी से विस्तार हो रहा है। जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य भारत ने 2047 तक रखा है, ठीक है। जनसंख्या से संबंधित बेसिक फैक्ट हमने कई बार आपको बताया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। भारत में जनगणना पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। वहीं पहली नियमित अथवा पूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। प्रति 10 वर्षों पर जनगणना का जिम्मा ये केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया गया है, ठीक है। और जनसंख्या का अध्ययन जो होता है उसको डेमोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रीजियन कैप, ठीक है। जो फ्रीजियन कैप है ये इस देश की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में चुना गया है, ठीक है। यहाँ पर ओलंपिक की बात हो रही है, हालांकि ओलंपिक से संबंधित बहुत सारे टर्म हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस बाद में सेटअप किए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ रिलेट कर लेते हैं और कुछ वहाँ, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक की शुरुआत 1894 से मानी जाती है। 1894 नहीं, 96, और इसका पहला संस्करण एथेंस यूनान में खेला गया था। प्रति 4 वर्षों पर ये इवेंट आयोजित की जाती है, और इसके आगामी आयोजन के बारे में जान लेते हैं। वास्तव में 2 टर्म की इवेंट होती है। देखिए, एक समर ओलंपिक होता है और एक विंटर ओलंपिक होता है, ठीक है। समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के बीच 2 वर्षों का गैप होता है, और एक समर ओलंपिक और दूसरे समर ओलंपिक के बीच 4 वर्षों का, ठीक है। आपने देखा था कि जल्द ही 2020 का जो समर ओलंपिक था वो टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। हालांकि इसका आयोजन 2020 में नहीं 2021 में किया गया था। ये कारण था कोविड-19 का। और 2024 का जो होगा वो पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। ये 33वां संस्करण होगा। 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में, और 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, 2036 में इंडिया में। तो आपको 28 तक याद रखने की ज़रूरत है। आते हैं विंटर ओलंपिक की तरफ। तो 2018 में प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। 2022 में चीन में आयोजित किया गया, आपने देखा ही था। और 2026 में इटली में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। जो ओलंपिक का जो सिग्नल है वो मुख्य रूप से 5 रिंग्स को जोड़े हुए हैं, ठीक है। कलरफुल रिंग्स हैं, अलग अलग महाद्वीप को ये प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ब्लू है ना वो यूरोप को, ब्लैक अफ्रीका को, रेड उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका यानी संयुक्त रूप से अमेरिका को दिखाता है, और ग्रीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को, और येलो एशिया को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य में सीतामढ़ी जिले में माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में। देखिए, रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा IIT पटना के तकनीकी सहयोग से ये स्थापित किया जाएगा। 251 फीट ऊंची ये प्रतिमा होगी, बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थापित की जाएगी। माता सीता की प्रतिमा होगी। यहाँ पर धार्मिक प्रतिमाओं की बात हो रही है, तो देखिए मैं बिहार से ही बात करता हूँ। बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध की 100 फीट
लंबी शयन मुद्रा में ये दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जाएगी। और 108 फीट ऊंची प्रतिमा थी। गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ठीक है, कुछ स्टैचूज की बात कर लेते हैं। जैसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपने देखा था, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया। स्टैचू ऑफ बिलीव ये राजस्थान में। स्टैचू ऑफ पीस भी राजस्थान में ही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज ये महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर बात बिहार की हो रही है, तो देखिए बिहार की राजधानी है पटना। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये बिहार में ही स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू सिंह चौहान और बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा हर घर जल अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये उर्दू के प्रसिद्ध लेखक हैं खालिद जावेद, और इन्हें कोई ये पुरस्कार इस बार दिया गया है इनके उपन्यास नेमत खाना के लिए। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट जो पुरस्कार है उसको हम रिलेट कर लेते हैं। गीतांजलि श्री का नाम आपने सुना ही होगा। पहली बार बुकर पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, रेत की समाधि यानी टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट, 53rd IFFI में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 ये किसे दिया गया है? तो आपको बता दें कि इसके विजेता इस बार अभिनेता चिरंजीवी बने हैं। ठीक है, देखिए जो इफी अवार्ड ये गोवा में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से। इसकी पहली शुरुआत वर्ष 1952 से मानी जाती है। ठीक है, प्रतिवर्ष गोवा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और जो ये इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड है, यदि पिछले वर्ष की बात करें तो 2 लोगों को दिया गया था, हेमा मालिनी को और प्रसून जोशी को। ठीक है, पिछले वर्ष। इस बार किसे? चिरंजीवी को। ठीक है, जो हेमा मालिनी जी है ना, इनके बारे में मैं बता दूं, ये इनका निर्वाचन जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा से ये सांसद हैं बीजेपी से। और हेमा मालिनी को जल्द ही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्राइड ऑफ द नेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष यही है। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट प्रस्ताव पारित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए एक प्रकार से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है इसको समझते हैं। दोनों देशों के बीच जो आयात निर्यात में टैक्सेशन सिस्टम है यानी कर व्यवस्था है, तो इस कर व्यवस्था में न्यूनीकरण या समाप्त करने की ओर एक इम्पोर्टेंट कदम है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। बात करें यदि ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी है कैनबरा और यहाँ के जल्द ही प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। आजकल की न्यूज़ बता रहा हूँ, एंथनी अल्बनीज को कोरोना से पीड़ित होने की खबर सामने आ गई है। ठीक है, अच्छा आपने कुछ समय पहले सुना था पिछली बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, इन्हें भी कोरोना से पीड़ित होने का सामना करना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में T20 मेंस वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। इंग्लैंड बना था विजेता। ठीक है, ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू करने वाला ये दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, भारत के साथ 2 युद्धाभ्यास, एक ऑसिंडेक्स और एक जल्द ही युद्धाभ्यास आयोजित किया गया ऑस्ट्रा हिंद 2022। ठीक है ना, नेक्स्ट, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया है? तो आपको बता दें कि ये तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा, इन्हीं को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, खासतौर से गांधी मंडेला विरासत को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार का पुरस्कार दलाई लामा को दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए जो तिब्बत है आप देख रहे हैं ना, ये भारत मतलब नेपाल, ये नेपाल ऊपर तिब्बत है। ठीक है, अच्छा जो तिब्बत है वास्तव में ये भारत में मिलना चाहता था, लेकिन वर्ष 1959 में चीन ने इसे अपना अभिन्न हिस्सा बताते हुए अपने में मिला लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, 6वीं राष्ट्रीय क्रिकेट बधिर T20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा ने। ठीक है ना, और इसका आयोजन केरल में किया गया था। महाराष्ट्र को हराते हुए इसको हरियाणा ने इस बार जीत लिया है। ठीक है, नेत्रहीनों के लिए ये इवेंट आयोजित की जाती है, 6वां संस्करण था। ठीक है ना, अच्छा जल्द ही आपने देखा था कि ये तो नेशनल यानी राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी, वहीं इंटरनेशनल T20 नेत्रहीनों के लिए इंटरनेशनल T20 का जो 3रा संस्करण है इसका मेजबान भी भारत ही होगा। ठीक है,
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये मुंबई ने जीत लिया है, ठीक है। और विजय हजारे ट्रॉफी पिछली बार हिमाचल प्रदेश ने जीता था, और इस बार जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात अहमदाबाद है इसमें ये आयोजित की गई थी, और सौराष्ट्र ने इस बार का विजेता बन गया है महाराष्ट्र को ही हराकर, ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से किसे नवाजा गया है? तो भारत के असम से बिलोंग करने वाली ये है पूर्णिमा देवी वर्मन, और इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। प्रतिवर्ष ये पुरस्कार UNEP द्वारा दिया जाता है। जानेंगे UNEP के बारे में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 के लिए ये डेविड एटनबरो, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और इनको दिया गया था, ठीक है। UNEP की बात करें, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। केन्या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। और एंगर एंडरसन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। देखिए, जो एंगर एंडरसन बता रहा हूँ इस पर मैं 100% क्लियर नहीं हूँ, थोड़ा सा आप इस चीज़ को एक बार जरूर वेरीफाई कीजिएगा। जून 2023 में पहले स्पोर्ट्स ओलंपिक वीक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपको बता दूं कि इसकी मेजबानी सिंगापुर के। मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक से संबंधित कुछ फैक्ट्स बाद में भी जान लेते हैं। देखिए, जो ये ओलंपिक टर्म है ना, इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस ट्रेंड में बने हुए हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक चीज़ तो आप यहीं रिलेट कर लीजिए कि ई स्पोर्ट्स ओलंपिक वीक इसकी मेजबानी कौन करेगा? सिंगापुर। इसमें एथलीट मुख्य रूप से वर्चुअली भाग लेंगे। भारत में ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत ये राजस्थान में की गई है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो सेकेंड ओलंपिक है इसका आयोजन जल्द ही मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया गया था। ये दूसरा संस्करण था। इसका पहला संस्करण मणिपुर में आयोजित किया गया था, और नेक्स्ट संस्करण नागालैंड में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच 13वां नसीम अल बहर युद्धाभ्यास की शुरुआत की गई है? तो भारत और ओमान के बीच, ठीक है। आपको बता दें कि यह संस्करण 13वां था। इसकी शुरुआत वर्ष 1993 में की गई थी, और पिछला संस्करण इसका गोवा में वर्ष 2019 में आयोजित किया गया था, ठीक है। देखिए, जो खाड़ी देश है ना, जहाँ पर अरबी भाषा का चलन है, वहाँ पर जल को अल बोला जाता है। मतलब कुछ ऐसे युद्धाभ्यास जरूर होते हैं जहाँ पर अल लगे होते हैं, ठीक है। तो जैसे सऊदी अरब से हम रिलेट करें ना, तो अल मोहद अल हिंदी, ये सऊदी अरब और भारत के बीच एक युद्धाभ्यास है। UAE की बात करें तो 2 युद्धाभ्यास, जायद तलवार और एक डेजर्ट ईगल, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग यानी IPRD 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत क्षेत्र में जो प्रासंगिक मुद्दे हैं उन पर विचारों के आदान प्रदान हेतु एक संप्रेषण मंच के रूप में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी कुछ ही समय पहले मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव सम्मेलन ये पनामा में आयोजित की गई थी, और भारत की ओर से जो लिथ सॉफ्ट सेल कछुआ था, इसकी संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसको सभी लोगों ने स्वीकार किया, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला गांव जिसे हाल ही में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता मिली है, इसका सही उत्तर होगा अरट्टापट्टी गांव, ठीक है। ये मदुरई जिला जो तमिलनाडु का है वहीं का ये गांव है, और भारत के पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर भारत के पहले गांव की बात हो रही है। बताता हूँ कुछ चर्चित गांव के बारे में आपको। देखिए, जो भारत का पहला शहद गांव है ये महाराष्ट्र में मांघर गांव है, ठीक है। भारत का पहला दूध गांव ये जम्मू कश्मीर में जेरी हेमलेट है, उसको चुना गया था। और यही नीचे केरल में कुबलांगी एक गांव है, कुबलांगी, ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया था। भारत का पहला सोलर एनर्जी से संचालित भारत का पहला गांव मोढेरा, आप जानते ही हैं, यहाँ पर 24/7 सोलर एनर्जी से संबंधित, ठीक है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव ये तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को चुना गया था। और जम्मू कश्मीर में ही एक गांव है सांबा जिले में पल्ली गांव, ये भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत के रूप में चुनी गई थी। नेक्स्ट, किस राज्य में द्विवार्षिक महोत्सव कडालेकाई परिस का आयोजन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। देखिए, जो मूंगफली महोत्सव के रूप में भी इसको जाना जाता है, कृषकों द्वारा मूंगफली की पहली उपज प्राप्त होने के बाद स्वागत के रूप में इस पर्व का आयोजन किया जाता है, इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और कहाँ किया जाता है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक से संबंधित 2 बातें, हम्पी महोत्सव
और कम्बाला महोत्सव यहीं पर आयोजित किया जाता है। कम्बाला महोत्सव में भैंसा दौड़ चर्चा में आती है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नवाजा गया है, उनका नाम क्या है? तो आपको बता दें कि उनका नाम उमा शर्मा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य के क्षेत्र में इनका प्रमुख योगदान रहा है और यही कारण है कि इस बार इस पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। यहाँ पर शास्त्रीय संगीत और नृत्य की बात हो रही है, तो देखिए शास्त्रीय नृत्य के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 मानी जाती है। सबसे पुराना नृत्य भरतनाट्यम है, जो तमिलनाडु का है। वहीं सबसे नया तो ये है सात्रिया, जो असम का माना जाता है। जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। नेक्स्ट, 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर, राजस्थान में। देखिए, ये भारत की अध्यक्षता में भारत में आयोजित की जाने वाली पहली G20 शेरपा बैठक होगी और इसकी मेजबानी इस बार उदयपुर, राजस्थान द्वारा की जा रही है। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है शेरपा। शेरपा क्या होता है, इसको समझ लें। जो G20 के जो सदस्य देश के जो नेता हैं, उनके व्यक्तिगत दूत होते हैं, जो ऐसी साल में छोटी बड़ी कई मीटिंग्स में भाग लेते हैं। ठीक है, आपसी समन्वय के लिए। तो भारतीय शेरपा के रूप में, यानी भारत में जो नेता हैं PM मोदी, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में, व्यक्तिगत दूत के रूप में नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ये भाग लेंगे। ठीक है ना। बात कर लेते हैं एक बार G20 की। तो देखिए, यूरोपीय यूनियन सहित तथा 19 अन्य देश, ये सभी 20 सदस्य मिलकर G20 की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी और सभी सदस्य हैं इसमें। ठीक है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश इसमें भाग लेते हैं। AIFF द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? तो पुरुषों की कैटेगरी में सुनील छेत्री को, वहीं महिलाओं के लिए मनीषा कल्याण को चुना गया है। बात करें यदि AIFF की, तो AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना वर्ष 1937 में की गई थी। द्वारका, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि के तौर पर किसे आमंत्रित किया है? तो आपको बता दें कि इसके मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति और इनका नाम होगा अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है। भारत और मिस्र के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर इस गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर इनको आमंत्रित किया गया है। ठीक है। अच्छा, जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया जाएगा, इसमें 2023 में 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा, आपको मालूम ही है। ठीक है। तो इसमें जो है गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद अली इरफान को आयोजित किया गया है मुख्य अतिथि के तौर पर। यहाँ पर मिस्र की बात हो रही है, संबंधित बातें दो मैं बता देता हूँ। देखिए, जो मिस्र है नील नदी के किनारे बसा हुआ है, नील नदी का वरदान बोला जाता है इसको। ठीक है। और मिस्र की राजधानी है काहिरा, इसका दूसरा नाम इजिप्ट भी है। और इसी मिस्र के शर्म शेख में COP27 की मीटिंग का आयोजन किया गया था। हालांकि COP28 का आयोजन UAE के दुबई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, युवा कलाकारों के लिए समर्पित वार्षिक महोत्सव सोनजल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था कि जो युवा हैं उनको प्रतिभा दिखाने का एक अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है। और ये डल झील में आयोजित किया गया था। ये वही डल झील है जहाँ पर SBI ने पिछले वर्ष अपना तैरता हुआ ATM स्थापित किया था। ठीक है। और डल झील में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा एक वित्तीय साक्षरता शिविर, तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया था। उसका नाम था निवेशक दीदी। ठीक है ना। डल झील को जम्मू कश्मीर का मुकुट बोला जाता है एवं श्रीनगर का गहना बोला जाता है। यहाँ पर महोत्सव की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अभी जल्द ही कुछ समय पहले लेवेंडर फेस्टिवल, हेराथ पर्व और कंचोथ महोत्सव, ये सभी वहीं पर मनाया गया था। ये जो मनोज सिन्हा है, ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी हैं। द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको बता दें कि इसका आयोजन बेंगलुरु, कर्नाटक में किया जाएगा। ठीक है। ये संस्करण होगा 14वां और आयोजन रक्षा मंत्रालय की ओर से किया जाता है। ये वैश्विक व्यापार से संबंधित एक प्रदर्शनी है। इस टर्म को मैं डिटेल में समझा दूं। भारत की जो भी रक्षा व्यवस्था है, उसमें जो भी हथियार हैं,
इस प्रदर्शनी में इनका प्रदर्शन किया जाता है, तो दुनिया के अन्य देश इसको देखकर प्रभावित होते हैं। और मुख्य उद्देश्य है भारत में जो हथियार का निर्यात है उस क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट कदम बढ़ाना। यही कारण है कि आपने देखा था कि दुनिया के अलग अलग देश अब भारत से हथियार खरीदने की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे आर्मेनिया में अभी पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने की घोषणा की गई थी, और फिलीपींस का नाम आपने सुना ही होगा, ब्रह्मोस के लिए पहला समझौता खरीदने के लिए किया है। और मॉरिशस के द्वारा भारत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने की घोषणा की गई थी। तो ये सारी बातें यहाँ पर इंटरकनेक्ट होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक डिफेंस एक्सपो भी आपने सुना होगा, डिफेंस एक्सपो, इसका 12वां संस्करण अभी जल्द ही गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ये वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। तो भारत की लोकतंत्र की विरासत व आदर्शों पर आधारित ये पुस्तक होगी, ठीक है ना। अच्छा, ये जो शिक्षा मंत्रालय है इसके बारे में थोड़ी बात कर रहे थे। देखिए, वास्तव में पहले शिक्षा मंत्रालय नहीं हुआ करता था, HRD मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने ही शिक्षा मंत्रालय का नाम, मतलब अपने मिनिस्ट्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया। तो इस प्रकार पहले शिक्षा मंत्री के रूप में रमेश पोखरियाल निशंक जाने गए, ठीक है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ओवरऑल यदि पहले शिक्षा मंत्री की बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। इनके जन्म दिवस के रूप में भारत में हम 11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो इन बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी है? तो आपको बता दें कि भारत में उड़न परी के नाम से प्रख्यात PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब बात करें यदि नेशनल ओलंपिक कमेटी की, इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये आदिल सुमरीवाला की जगह लेंगी, ठीक है। अच्छा देखिए, तो ये तो मतलब कमेटी की अध्यक्षा बनी है। इसी भारतीय ओलंपिक संघ की जो एथलीट आयोग है तो उसकी अध्यक्षा S मैरी कॉम को बनाया गया है। वहीं उपाध्यक्ष अंकिता शरद कमल को चुना गया है। तो इन बातों को याद रखिएगा। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर जो ओलंपिक को रेगुलेट करता है उस एजेंसी का नाम है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बाक हैं। नेक्स्ट, TB मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको बता दें कि ये दीपा मलिक को चुना गया है। और बता दें कि TB मुक्त भारत अभियान ये 2018 में शुरू किया गया था। वर्ष 2025 तक भारत को TB मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। WHO द्वारा TB मुक्ति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक रखा गया है, लेकिन भारत 5 वर्ष पहले 2025 तक, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य के सभी जिलों में ट्रू 5G मोबाइल सर्विस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये गुजरात, ठीक है ना। देखिए, जो ट्रू 5G मोबाइल सर्विस है, प्रगति मैदान दिल्ली से PM मोदी के द्वारा कुछ ही समय पहले लॉन्च किया गया था। देश के चुनिंदा शहरों में ये सेवाएं उपलब्ध होने वाली थी, लेकिन गुजरात भारत का पहला राज्य है जो अपने राज्य के 33 जिले में, मतलब ओवरऑल सभी जिलों में ये सेवा शुरू कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उदयपुर राजस्थान में। हमें लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? अगर रिपीट हो रहा होगा तो आप देख लीजिएगा। वैसे इसका आयोजन 4 से 7 दिसंबर तक के बीच किया जाएगा और 12 विशेष विषयों पर मंथन किया जाएगा, ठीक है। भारतीय शेरपा के रूप में नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को चुना गया है। शेरपा एक प्रकार की जो शब्द है शेरपा ना, वो G20 के जो भी सदस्य देश के नेता हैं उनके व्यक्तिगत दूत के रूप में भाग लेते हैं। फ्रेंड्स, तो ये थी हम लोगों की लास्ट वीक की चर्चा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना एप्रिसिएशन ऐसे ही बनाए रखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, हाल ही में COP27 की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। अपने उत्तर विस्तार से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपका धन्यवाद।